चलिए भाई, तो हम लोग देख लेते हैं शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ से सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आधा घंटे में ये टॉपिक अपन कंप्लीट कर लेंगे और एक क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी इससे होती है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि शेड्यूल मतलब अनुसूची, ठीक है। तो बेटा ये जो शेड्यूल्स हैं, ये वैसे ना इंग्लिश गलत है, ये सही शब्द है इंग्लिश में स्केड्यूल। क्या है? स्केड्यूल्स। लेकिन ये चलती फिरती अंग्रेजी कैसी है? शेड्यूल्स। तो अपन भी चलाते हैं, जो चलता फिरता हो वही चलना चाहिए। तो स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेटा, अगर हम इनकी बात करें तो दीज आर द लिस्ट, ये सूचियां होती हैं। और ओरिजिनली ये कितनी थी? 8। ठीक है। तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, उसमें इनकी संख्या 8 थी। और अगर हम करंट में बात करें तो करंट में कितनी है ये? करंट में ये 12 है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि अनुसूचियां हैं कितनी। अब जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि भाई कितनी शेड्यूल्स नई जोड़ी गई, तो डेफिनेटली 8 थी, 4 जोड़ के 12 हो गई। तो न्यू शेड्यूल्स कितनी ऐड हुई या जोड़ी गई या इंसर्ट की गई? तो 4 शेड्यूल। अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई तो इनके लिए क्या करना होगा? अमेंडमेंट करना होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 4 शेड्यूल जो है वो जोड़ दी जाएंगी। तो ये हो गई एक बात। अब नेक्स्ट बात करें कि भाई शेड्यूल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4, 5। तो बहुत सरल सरल से क्वेश्चन है जो यहाँ से आते हैं। शेड्यूल 1 जो है हमारा किसके बारे में बताता है? यूनियन और स्टेट्स, या हम चलो ऊपर स्टेट कर दें और यूनियन टेरिटरी। तो हम सब जानते हैं कि कितने स्टेट्स हैं भारत में वर्तमान में? 28 स्टेट्स हैं। और कितनी यूटीज हैं? तो 8। ठीक है, तो टोटल एक पहला शेड्यूल जो है वो हमारे, बंद कर दो ऑडियो अपना, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी जो हैं वर्तमान में है। और ये हमारे पार्ट सॉरी शेड्यूल 1 में है, अनुसूची 1 में है। अब जैसे कोई कहे कि भाई नए राज्यों का गठन करना है, तो किस अनुसूची के अकॉर्डिंग करोगे? नए राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है, किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग करोगे? 1। और अगर आपसे कहा जाए कि किसी नए राज्य का गठन करना है और किस पार्ट के अकॉर्डिंग करोगे, तो भी पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 1 में यूनियन स्टेट है ही। ठीक है, तो वहां पे क्या है? यूनियन एंड देयर टेरिटरीज। ठीक है, तो संघ और उनके क्षेत्र हैं। तो पार्ट 1 और शेड्यूल 1 दोनों में ही अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि किसी नए राज्य का गठन करना है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, तो उस स्थिति में नाम में परिवर्तन करना है, इनके एरिया में परिवर्तन करना है, तो वो शेड्यूल 1 और पार्ट 1 दोनों 1 ही होंगे। ये क्वेश्चन आता है और लोग कंफ्यूज होकर इसमें समझ नहीं पाते हैं कि क्या लगाएं। तो ये तो हो गया पहला शेड्यूल। दूसरा शेड्यूल है, बहुत सरल सा है, सैलरी एंड अलाउंसेस, वेतन भत्ते। ठीक है भाई। ठीक, तो दूसरे में क्या है? सैलरी, यानी कि क्या दो? वेतन दे दो। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू होता है। अब बताएं मुझे किसने पॉलिटी पढ़ी है, फिर मैं पूछूं क्वेश्चन। तो सेकंड में पहले तो ये बताइए किनकी सैलरी है शेड्यूल सेकंड में? मतलब किनको सैलरी देने की बात करते हैं? अच्छा, राष्ट्रपति, अच्छा ठीक है। और हाँ, बोले बोले। अच्छा, थोड़ा अंदर से पूछ लें। शेड्यूल 2 में कितने पार्ट हैं? हम्म, बताइए जल्दी बताइए। अच्छा चलो, इसमें सैलरी जो है वो किसकी सैलरी का वर्णन नहीं है शेड्यूल 2 में?
कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कौन सा ऐसा संवैधानिक पद है जो स्केड्यूल सेकंड या अनुसूची 2 में वर्णित नहीं है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो वाइस प्रेसिडेंट है। तो फिर क्या मतलब हुआ, क्या वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी नहीं मिलती? नहीं मिलती, मिलती है। फिर तो एक क्वेश्चन बनता है बेटा, यहाँ जैसे पार्ट ए बी सी डी ई इस तरीके के हैं, इन पे हम अंदर अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले अभी आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ वाइस प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन बहुत बहुत गलत करता है, ये बहुत लोग गलत करते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति के वेतन अनुसूची 2 में वर्णित हैं, तो आपको बिल्कुल सिरे से इस सेंटेंस को गलत मानना है। क्या? सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मेंशन इन शेड्यूल सेकंड, बोले रॉन्ग स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट है ये? गलत है। ठीक है, बहुत सारी किताबें इसको गलत तरीके से देती हैं, बहुत सारे लोग इसे गलत तरीके से पढ़ते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो किस में नहीं है ये? शेड्यूल सेकंड में वाइस प्रेसिडेंट की नहीं है। तो फिर किन की है? प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज की बात करें, अगर हम बात करते हैं लोकसभा राज्यसभा के स्पीकर्स हैं, चेयरमैन है, विधानसभा के स्पीकर हैं, विधान परिषद के स्पीकर्स हैं, इन सब की सैलरी अलाउंसेस जो है वो किस में है? शेड्यूल सेकंड में है। लेकिन किसकी नहीं है? देखो, ज़्यादा लोगों को याद रखने से अच्छा है हम किसकी नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट की नहीं है, ये ज़्यादा आसान है याद करना बजाय दुनिया भर की बातें करने के। ठीक है, फिर आ जाता है तीसरा, शेड्यूल थर्ड। तो देखो, अगर आप किसी को पैसे देते हो ना, तो बोले कसम खाओ काम करोगे। तो 3 में क्या होता है? हिंदी में ये सरल है थोड़ा सा, तो कैसे याद रखोगे? 3 ही अक्षर है, शपथ। 3 में हम दिलाएंगे पैसे देने के बाद, शपथ लो। अच्छा, इंग्लिश में याद करने की अगर आपने कोशिश की तो ये अल्फाबेट से कनेक्ट नहीं होगा, ओथ एंड एफर्मेशन, तो ये गलत हो जाएगा। तो अब शेड्यूल 3 में क्या है? शपथ है। लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात यह है शेड्यूल 3 की, कि यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर, यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनकी शपथ शेड्यूल 3 में नहीं है। ये बहुत गलत होता है बच्चों का क्वेश्चन, तो आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो ओथ है वो शेड्यूल 3 में नहीं है। तो बाकी सबकी है, जो ऊपर जो लोग पैसे ले रहे थे वो सब शपथ लेंगे। यार ये तो गलत बात है, इनने पैसे भी ले लिए और शपथ नहीं ले रहे हैं। तो ये शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग शपथ नहीं ले रहे हैं, ये लेंगे आर्टिकल 60, 69 और 159 के अकॉर्डिंग शपथ लेंगे। तो ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है इनकी ओथ? प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट मेंशन इन आर्टिकल 60, ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट 69 और ओथ ऑफ द गवर्नर 159। ध्यान रखेंगे, बहुत सारी किताबें थोड़ी सी गड़बड़ देती हैं, गलत पढ़ते हैं। देखो एक्चुअल में ना हर जगह ऐसा नहीं गलत ही दिया है, थोड़ा इंटरप्रिटेशन भी गलत करते हैं। जैसे क्या होता है, लिखा है उपरोक्त वर्णित पदों के शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में। अब उपरोक्त वर्णित मतलब जिनको हमने पैसे दिए थे उनकी शपथ, लेकिन वो ये लिखना भूल जाते हैं किताब वाले कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर। तो जब ये छोड़कर नहीं लिखते हैं तो बच्चा सोचता है ऊपर जो थे नीचे वही है। अच्छा, पढ़ाते समय भी लोग बड़े प्यार से बोल देते हैं संवैधानिक पद की, संवैधानिक जो पद हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट हैं, उनकी शपथ शेड्यूल 3 में है। तो अब संवैधानिक पद तो राष्ट्रपति भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है क्या? जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब ऐसी स्थिति में भी लोग गलत कर देते हैं। तो शेड्यूल 3 में हमें, अब देखो सेकंड में हमें क्या याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी मेंशन नहीं है, और शेड्यूल 3 में हमें क्या याद रखना है? शपथ तो है, लेकिन किन की शपथ को छोड़कर। तो कौन है एक्सेप्ट? तो एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर। ठीक है, तीसरा क्लियर हो गया आप लोगों को। चौथे को कनेक्ट करो, चौथे को हमें याद रखना है सीट से। देखो सीट में कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में, बस जैसे जो कनेक्ट हो जाए याद रखना है, क्योंकि एट द एंड याद होना चाहिए। तो सीट, किसकी सीट? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो
शेड्यूल 4 किसकी सीटों की बात करता है? राज्यसभा में सीटें। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, कि किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें दी गई हैं, इसकी जानकारी हमें शेड्यूल 4 से मिलती है। ठीक, तो बताओ फर्स्ट क्या है आपका? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। शेड्यूल सेकंड, देखो दो, वेतन दो, तभी आगे की बात होगी कुछ। तीन, शपथ लो। ठीक है, तो 3 में शपथ और 4 में सीट। हिंदी वाले ऐसे कर लो, आवंटन जो है ना, ये शब्द भी 4 ही अल्फाबेट है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, इसका मतलब समझिए, जैसे अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम राज्यसभा की सीटें हैं। अच्छा, अगर आपको उत्तर नहीं पता हो और मैक्सिमम पूछें, जनसंख्या जनसंख्या इन सब सीटें, जैसे बोले लोकसभा की सर्वाधिक सीट यूपी, लोकसभा में मैक्सिमम सीट्स कहाँ है? यूपी में। राज्यसभा की अधिकांश सीटें, बोले यूपी। विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें, बोले यूपी। विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैक्सिमम सीटें, यूपी। सर्वाधिक जनसंख्या, यूपी। अच्छा, एक प्रश्न पूछे, बोलना नहीं, फिर सोच के जवाब देना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कोई मत बोलना, बस पहले बोलना, जिससे पूछेंगे वही बताए। मैक्सिमम लिटरेट पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या किस राज्य में है? चलो, हाँ हाँ, कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ। हैं, बदल गई कहानी? क्वेश्चन नहीं सुनते हमने, फिर कहा था, इसीलिए तो पूछा था, फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या, मैक्सिमम लिटरेट पॉपुलेशन इन इंडिया, तो सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या। अच्छा, साक्षरता सुनते हमारे मन में केला केरला आता है। ठीक है, तो केरला का लड्डू नहीं खाना है, याद रखिएगा। अरे भाई, सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या योगी जी के राज में है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन आपने जो आंसर किया था वो क्या था? मैक्सिमम लिटरेसी रेट, सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है? तो अब है केरला। समझ में आ रही ना? तो परसेप्शन नहीं पालना एग्जाम के लिए, क्योंकि परसेप्शन से ही गलत होगा क्वेश्चन। अच्छा, आप ऐसे समझो कि 97 98% लोग गलत करके आते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमने बचपन से क्या सुना? हम तो केरला ही सुना है भैया। अरे लिटरेसी बहुत है, महिलाएं बहुत पढ़ती हैं, लड़कियां बहुत पढ़ती हैं, दुनिया भर की बातें यही सुनते चले आ रहे हैं। तो वो एक बैठा हुआ है प्रिजम्पशन कि हाँ यही है, लेकिन क्वेश्चन क्या था? ठीक है, तो देखो अब आ गई ना मैक्सिमम वाली बात, तो यूपी आ गया। मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ? यूपी में। मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन कहाँ? यूपी में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यूपी में क्या, मैक्सिमम पॉपुलेशन, सर्वाधिक जनसंख्या है, मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन है, और मैक्सिमम लिटरेट पॉपुलेशन जो है वो भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो राज्यसभा की सीटें यूपी में कितनी बताई मैंने? 31। यूपी में कितनी सीटें? 31। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 11। ठीक है, तो हमें चूंकि एमपी पे ज्यादा फोकस करना है, तो एमपी में कितनी सीटें हैं? 11। ये कहाँ बताया गया है कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन या एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा मेंशन इन शेड्यूल 4। ठीक है, तो ये किस में है? अनुसूची 4 में वर्णित है। फिर आ जाते हैं 5 पर। तो 5 जो है वो किसकी बात करता है? बोलिए। एडमिनिस्ट्रेशन की। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन एवं नियंत्रण। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल इन शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण की बात करते हैं। लिखने पे जोर मत दो, बस समझ लो कि याद कैसे होगा। मैं आपको एज इट इज अभी उसमें भी दिखा दूंगा, पीडीएफ में, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं आपको भेज दूंगा, प्रिंट में दे दूंगा। आप बस, मैंने क्या कहा ना, समझ के जाना है कि एक क्वेश्चन सही हो जाए हमारा। तो किसकी बात कर रहे हैं हम शेड्यूल 5 में? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। तो जो शेड्यूल एरिया है उनका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल कैसा होगा, ये किस में बात की जा रही है? शेड्यूल 5 में बात की जा रही है। किसके प्रशासन की बात की जा रही है? तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के। ठीक है, समझ में आ रही? तो 5 में प्रशासन, कुछ नहीं तो 5 प्रशासन। ठीक है, तो 5 में क्या है? प्रशासन है। 6, बेटा कुछ राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये माँ किसका है?
मेघालय का, ये त्रिपुरा है और ये असम है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में सेम चीज, प्रशासन और नियंत्रण की बात शेड्यूल 6 में करते हैं। मतलब क्या कि बाकी क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग है, और इन क्षेत्रों के अलावा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM करके याद करवाते हैं। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर नहीं है। क्या नहीं है? मणिपुर नहीं है, अरुणाचल नहीं है, और क्या नहीं है? सिक्किम भी नहीं है। और सात बहनें कौन कौन सी हैं, सेवन सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट की? सातों के नाम बताइए। असम, मेघालय, यही बता दो चार तो, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके बाद अरुणाचल और नागालैंड और मणिपुर। तो ये सात है। तो याद रखिएगा, बस माँ से मणिपुर है, चूंकि एम से आ रहा है तो मणिपुर नहीं है इसमें। असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। क्या नहीं है? देखो, अभी बहुत सरल है ये क्वेश्चन, लेकिन जब पेपर में आता है तो फिर कंफ्यूजन, बोले मणिपुर था कि नहीं था। ठीक, तो मणिपुर नहीं है। क्या नहीं है? मणिपुर नहीं है इसमें। तो शेड्यूल 6 तक हो गए। तो पहले में यूनियन, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स की बात कर रहे हैं। दो में सैलरी की, तीन में शपथ की, चार में आवंटन या सीट्स की, पांच में प्रशासन की और छह में AMTM। चलो सात की बात कर लें। शेड्यूल 7 क्या कहता है भाई? तो शेड्यूल 7 जो है वो तीन लिस्ट की बात करता है। यहाँ पर क्या है? तीन लिस्ट। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। कौन कौन सी? यूनियन यानी संघ सूची, स्टेट यानी कि राज्य सूची, और यहाँ है ये समवर्ती सूची। तो ये तीन लिस्ट है। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन थ्री लिस्ट। तो किस अनुसूची में तीन सूचियों का वर्णन है? ये आ चुका है आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का। तो सात में है, अनुसूची सात में तीन सूचियों का वर्णन किया गया है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट का। पहली चीज। अब थोड़ा समझते हैं कि यूनियन लिस्ट होती क्या है। सिंपल, संघ सूची। अच्छा, इसी को पहले क्या कहते थे हम? बिफोर इंडिपेंडेंस या हमारे संविधान बनने के पहले यही सूची क्या कहलाती थी? केंद्र सूची, सेंट्रल लिस्ट। तो संघ भी सेंट्रल में ही है। तो सेंट्रल लिस्ट ही अब क्या है आज की? यूनियन लिस्ट है। तो सिंपल सा, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। यानी इसमें जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो किसके अंडर में होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होंगे। एक बात क्लियर? दूसरा है स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची। तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहां कौन हो गया? CG छत्तीसगढ़ नहीं करना, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां किसको राइट हो गया? स्टेट गवर्नमेंट। और समवर्ती सूची में जो विषय आएंगे बेटा, उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो दोनों को है। तो किस किस को हो गया? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को इस पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये है मुद्दा। तो एक तो सीधा मैंने आपको बताया कि क्या पूछा गया कि कौन सी अनुसूची में तीन सूचियां हैं? 7 में। अगर आपसे पूछा जाए केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट किस में है? तो निश्चित रूप से जब सूची बनाएंगे उसी में सब्जेक्ट या मैटर होंगे, तभी तो शक्तियां बटेंगी। भाई जैसे एक एग्जाम्पल करें हम बात, आपसे पूछे हम पुलिस, ठीक है, पुलिस किस सूची का विषय होना चाहिए? अब आप देखते हैं ना, मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, और याद नहीं हो तो भाई सलमान खान की गर्व मूवी में बड़े गर्व से कहता है मापूसे। मापूसे समझते हैं ना? महाराष्ट्र पुलिस सेवा, फिर पीटता है वो। तो पुलिस किसकी है? पुलिस स्टेट या राज्य की है।
देखो कनेक्ट करो, नहीं तो इतने विषय आप याद नहीं कर सकते अगर आप सोचो कि एकदम से। तो दिमाग में ये रखना है आपको कि जो डेली लाइफ में हमें दिख रहा है वो समझ में आएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। पुलिस पूछा गया है। अच्छा आपसे पूछे पंचायत। पंचायत समझिए, 3 स्तर पर होती है पंचायत, अभी आगे बात करेंगे। ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत, 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत है। तो पंचायत किसकी है? तो पंचायत किस सूची का विषय होगा, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट? तो पंचायत देखो आपको अच्छे से पता है कि पंचायत के इलेक्शन राज्य कराता है, राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है। पंचायत पे सारे निर्णय स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। तो पंचायत भी किसका है? राज्य सूची का विषय है। लेकिन जैसे ही प्रश्न बदल दें, अब हम पूछें दिल्ली पुलिस, क्वेश्चन बदल गया। अब देखो अगर आप थोड़ा सोच के समझोगे तो गलत नहीं होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि दिल्ली क्या है। अच्छा ऐसे नहीं सोचना दिल्ली कैपिटल है तो गलत चले। है तो वो सही बात की दिल्ली कैपिटल है, लेकिन दिल्ली है क्या? यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित प्रदेश है। अब संघ शासित तो कौन है, किसका शासन है? संघ का। तो किस में जाना चाहिए दिल्ली पुलिस को? अच्छा मजेदार बात यह है कि केजरीवाल साहब बहुत बोलते हैं कि हमें पुलिस दे दो, मतलब पुलिस वाला जो सब्जेक्ट है वो दिल्ली को दे दो। और बेसिकली क्या मांगते हैं केजरीवाल जी, बोले दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो, कंप्लीट स्टेट का, फिर हम देख लेंगे आपको। मतलब अगर पुलिस दिल्ली की अगर केजरीवाल जी को दे दी ना, तो हो सकता है मोदी जी को घुसने ना दें दिल्ली में वो, ये स्थिति बन सकती। कई राज्यों में ऐसा होता है कि जाते हैं चुनावी रैली में, वो बोल देते हैं कि नहीं यहाँ आपकी जान को खतरा है, हम नहीं आने देंगे। तो ऐसे ही पुलिस करेगी, तो दिल्ली नहीं देंगे वो, तो दिल्ली पुलिस किसकी? यूनियन लिस्ट की। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, कोई समस्या नहीं होगी इस बात में। तो दिल्ली पुलिस जो है वो, अब जैसे आपसे पूछे एयरपोर्ट, केंद्र सरकार के। रेलवे, केंद्र सरकार की। बीएसएफ, अरे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसकी होगी? आपको अच्छे समझ देखो, आप अच्छे से अगर जैसे भोपाल रेलवे, आपसे कभी नहीं, ये कभी नहीं अनाउंसमेंट होता होगा, मध्य प्रदेश के भोपाल रेलवे स्टेशन पर आपका स्वागत है, क्या बोलते हैं वो? ये सेंट्रल रेलवे आपका स्वागत करता है। जैसे यहाँ वेस्ट सेंट्रल रेलवे है, पश्चिम मध्य रेलवे है भोपाल में, तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे आपका स्वागत करता है। तो रेलवे किसका है? सेंट्रल का है। पोस्ट ऑफिस किसका होगा? ठीक है, वो भी आपका सेंटर का ही होगा। समझ में आ रही ना? तो एयरपोर्ट, अब बोले सीआईएसएफ, सेंटर की। सीआरपीएफ, इसमें वैसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो समझ में आ रहा है ना, रटना नहीं है। और वैसे रटने के लिए आप अगर रट पाओ तो मैं बता दूं कितने विषय हैं। पहले कितने थे संघ सूची में? 97 थे, अब कितने हैं? 100 हैं। 100 विषय याद कर लोगे? तो याद नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, और जो एग्जाम में आते हैं वो हम पढ़ लेंगे, बस बहुत है। अच्छा बच्चे क्या गलती करते हैं, विषय रटने लग जाते हैं। तो भैया यहाँ 97 से यूनियन लिस्ट में 97 से 100 हो गए, तो अभी क्या पूरे हो गए? अभी तो संघ के हुए, विराज वाले ही बोलेंगे हमारे भी विषय हैं साहब। ठीक है, तो ये जो राज्य सूची है ना, इसके पहले 66 थे, अब 61 बचे, तो इनके भी याद करो। फिर ये भी बोलेंगे हमें क्यों छोड़ोगे, तो पहले इनके 47 थे, अब 52 है, बोले हमें भी याद करो। अब करो याद, कर लो टोटल, 100, 161 और 52। तो अब एकदम से याद नहीं होते हैं, तो आपको अच्छा अब राज्य को समझो। संघ तो आपको समझ में आता है, राज्य में पुलिस दिखाई देती है, पंचायत होगी, नगर पालिका किसकी होगी, म्यूनिसिपैलिटीज, राज्य की होगी। अच्छा भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू किसका होगा? जब भूमि राज्य की है तो भू राजस्व भी राज्य का होगा। यही सब आए हैं क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान रखना है। लैंड रेवेन्यू, अब पूछे हम आपसे जनगणना, सेंसस किसकी होगी? पक्का? अरे वाह, तो जनगणना जो है वो सेंट्रल लिस्ट का है। जनगणना किसका? अच्छा जनगणना में कंफ्यूजन बहुत हो सकता है लोगों को, लेकिन जनगणना है किसकी? तो जनगणना या सेंसस जो है वो यूनियन लिस्ट का विषय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से।
ये हमारी स्टेट की बात हो गई। अब बचती है समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट। अब दोनों कानून बनाएंगे, केंद्र भी और राज्य भी, तो दोनों की पावर है। कनकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में जैसे एक है बेटा एजुकेशन, ये बहुत आता है। अच्छा, अगर शिक्षा पे आपसे पूछा जाए तो शिक्षा नॉर्मली आप किसका मानोगे? एजुकेशन कि किस सूची का विषय होना चाहिए? कनकरेंट का, स्टेट का या यूनियन का? शिक्षक किस सूची का विषय? चलो ऐसे ही बता दो, सोचोगे क्या? तो शिक्षा जो है ना वो समवर्ती सूची का या कनकरेंट लिस्ट का है। क्यों है? तो आप जानते हो कि एजुकेशन पे केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है। दूसरे तरीके से नहीं याद रहे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। जैसे आपके भोपाल में एनएलआईयू है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, ये किसकी है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। जैसे हमारे सागर में मध्य प्रदेश की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, वो किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। और हमारे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, आरजीपीवी विश्वविद्यालय, ये किन के हैं? अच्छा, आरजीपीवी में बहुत लोग गलत बता देंगे, हाँ इंजीनियर्स बताएं जरा कि आरजीपीवी किसका है जिनने इंजीनियरिंग की हो। आरजीपीवी स्टेट की यूनिवर्सिटी होगी या सेंट्रल की? होने चाहिए लेकिन है नहीं है स्टेट यूनिवर्सिटी है। आरजीपीवी जो है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है आपका, वो स्टेट यूनिवर्सिटी। बरकतुल्ला स्टेट यूनिवर्सिटी है। राजा भोज, अच्छा भोज का पूरा नाम बता सकते हो? इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? देखो भोपाल में रहते हैं लोग। क्या? नहीं, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी। इसे बेटा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा चुका है। और ये क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक 2020 या 21 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन था कि मेगा यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया है? एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी। एक और क्वेश्चन भोज से पूछा गया कि एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है इसका, भोज का? तो बेटा ये 1991 में बनी थी। भोज कब बनी थी? 1991 में। ऐसे समझ लो एलपीजी रिफॉर्म आए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब लिबरल हो गए तो ओपन एजुकेशन शुरू हो गई मध्य प्रदेश में, तो एलपीजी मॉडल से कनेक्ट कर लेना। तो भोज ओपन यूनिवर्सिटी 1991 में, भोज भी मध्य प्रदेश की है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भी मध्य प्रदेश की है, जीवाजी यूनिवर्सिटी, फिर आप दुर्गावती यूनिवर्सिटी ग्वालियर में जीवाजी है, इंदौर में देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी। ठीक है, बाकी जहाँ जहाँ की आप समझ पाए वो सब, ये कौन सी है? स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो शिक्षा किस सूची का हो गया? कनकरेंट लिस्ट का। ठीक है। फॉरेस्ट जो है ना बेटा, वन, वन भी कनकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट। अच्छा, शादी, मैरिज, मैरिज किसका होगा? मैरिज किसका होगा? क्या? तलाक करवा रही है सीधी शादी के बाद? पढ़ाई बंद करा देगा पति बोले भैया देवी घर बैठो, ऐसे ही बढ़िया हो, डिप्टी कलेक्टर नहीं चाहिए हमें बीवी है, ऐसे नहीं बोलना। हाँ, और उससे भी ज्यादा हमसे बोलेंगे सर क्या सिखा दिया है ऐसा मैरिज जो है वो किस सूची का है? तो पहली बात तो मैरिज ना, मैरिज जो है कनकरेंट का ही है। और मैरिज क्या, मैरिज होगी तो डाइवोर्स भी हो सकता है किसी का, तो डाइवोर्स भी कनकरेंट सूची का ही है। मतलब ये दोनों समवर्ती सूची के हैं। अच्छा, जनसंख्या जो थी, जनगणना है, जनसंख्या नहीं। अगर हम कहें जनसंख्या स्त्रीकरण, अब घुमाएं थोड़ा सा, सुनना, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन या जनसंख्या स्त्रीकरण किस सूची का विषय होगा? स्त्रीकरण, स्त्रीकरण नहीं। जनसंख्या का अगर स्त्रीकरण हो गया ना, तो विलुप्त हो जाएंगे हम सब ठीक है भाई लड़के ध्यान दें, बस यही बोल सकते हैं, क्योंकि अगर स्त्रीकरण, अच्छा भविष्य में बहुत सारा स्त्रीकरण होगा लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए भविष्य के लिए अलर्ट रहिए आप लोग। लड़के कृपया
ध्यान दें, मेरा तो विवाह हो चुका है, मेरी कोई समस्या नहीं है, बाकी लोग देख लें अपना। ठीक है, तो जनसंख्या स्त्रीकरण या पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, ये कंकरेंट लिस्ट के विषय हैं। उसका कारण, जैसे फैमिली प्लानिंग की बात करें तो जनसंख्या को स्थिर करना केवल केंद्र सरकार की ड्यूटी नहीं है कि आप लोग अपनी पॉपुलेशन ना बढ़ाएं, राज्यों की भी जिम्मेदारी है। तो इसलिए देखो, कनेक्ट करो चीजों को थोड़ा सा तो आपको समझ में आएंगी कि चीजें, हाँ। और देखिए, जनसंख्या स्त्रीकरण से किसी को लाभ नहीं होने वाला है, तो केंद्र सरकार अपने पास भी रख लेती तो क्या करती, मोदी जी रोज प्रचार करते जनसंख्या स्त्रीकरण के लिए इसका प्रयोग करें, ऐसा कुछ तो होना नहीं था। तो सबकी जिम्मेदारी थी, तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, ठीक है, ये किसके विषय हैं, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे तो ये तीनों सूचियां हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से आए हैं, और बाकी हम ऑब्जेक्टिव भी आपको साथ में करा देंगे तो उसके साथ में हो जाएंगे। तो सातवीं अनुसूची में क्या, तीन सूचियां, कौन कौन सी, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। क्लियर है यहाँ तक? अब जगह खत्म हो गई हमारी। 8, तो 8 में क्या है, भाषा है, तो क्या है बेटा, लैंग्वेज है। तो इसको लैंग्वेज में 8 ही अल्फ, लैंग्वेजेस मत करना नहीं तो फिर 9 हो जाएंगे। तो लैंग्वेज में 8 ही अल्फाबेट है, तो भाषा जो है यहाँ पर आपकी 8 शेड्यूल में है। अब ये सारी अनुसूचियां कैसी थी, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में है भाषाएं। तो पहले 14 लैंग्वेजेस थी, अब वर्तमान में कितनी है, 22 है। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था, अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अब यहां से क्वेश्चन बनता है बहुत। अब ये वाला क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, क्योंकि ये ना सिर्फ पॉलिटी है, ये हिंदी भी है। किसकी बात कर रहे हैं, स्केड्यूल 8 की बात कर रहे हैं, और 8 में है क्या, ठीक है, भाषाएं, हिंदी में भाषा लिखेंगे तो अच्छा नहीं, लेकिन इंग्लिश में याद करने के लिए आपको लैंग्वेज ही करिएगा, अगर आपने थोड़ा भी बदला तो गलत हो जाएगा। तो अब पहले कितनी थी, प्रेजेंट में कितनी हैं, यानी कि फिर जोड़ी गई होंगी। तो अब 14 के बाद एक जोड़ो तो कौन सी, तो 15th नंबर की जो लैंग्वेज थी वो सिंधी थी। कौन सी थी बेटा, सिंधी। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन, अब ये हिंदी के मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मतलब यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती। सिंधी कौन से नंबर की भाषा थी, 15 थी। तो सिंधी के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया, बोलो, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960, किसी को नहीं है पता। तो 1967 का 21 अमेंडमेंट किया गया, जिससे सिंधी जोड़ी गई। अब देखो, याद करने का तरीका यही मिक्स होता है सबका। तो 21वें से क्या जोड़ी गई, सिंधी। अब 15 हो गई ना, अभी और बढ़ानी है। तो अब बेटा 3 लैंग्वेज एक साथ जोड़ दी गई, 16 17 और 18। तो ये 3 लैंग्वेज कौन सी थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी लैंग्वेज जोड़ी गई 3, तो 15 और 3 18 हो गई। अब आ जाती है बात कि ये किससे जोड़ी गई, तो ये 71 अमेंडमेंट 1992 से। देखो अब यहां देखो, कनेक्ट करते हैं, 21 थी, तो 21 अमेंडमेंट से कौन सी जोड़ी गई, 15 सिंधी। 21 में 71 ऐड कर दो तो 92 हो जाता है, हाँ या ना। अब अगर भूल-भाल जाओ कि ईयर कौन सा था तो देख लेना जोड़ जाड़ के, अच्छा गलत जोड़ के गलत नहीं जोड़ा ना, जाके पता चले यहाँ 20 कर दिया, यहाँ 70 कर दिया, वहाँ 90 कर रहा है, बोले सर जोड़ा तो था लेकिन ये नहीं था कि कौन सा था। तो 21 अमेंडमेंट 1967 और 71 अमेंडमेंट 1992, ये ठीक है, तो ये हो गया। अब जो यहाँ 1992 था उसको यहाँ ले आओ, और कुछ नहीं याद आ रहा हो तो 21 और 71 ऐड किया तो कितना होता है, 92।
तो 92 जब अमेंडमेंट किया हमने, ये कब का है? 2003 का। तो 92 अमेंडमेंट 2003 से अब बेटा चार भाषाएं जोड़ दी गई, तो 19, 20, 21 और 22। तो ये चार भाषाएं क्या थी? अब आपको BDMS अच्छा लगता है तो BDMS से याद रख लो, किसी को कंप्यूटर अच्छा आता है तो DBMS कर देना, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन ये ना डाटा है, ना बेस है, ना मैनेजमेंट, ना सिस्टम। तो यहाँ D मतलब डोंगरी, B मतलब बोडो, M मतलब मैथिली और S मतलब संथाली। तो कौन कौन सी भाषाएं? डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। अगर आपको ऐसे अच्छा लगता है BDMS तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये चार भाषाएं। तो टोटल हो गई 22। ये किससे जोड़ी गई? कब? 2003 में। तो कैसे याद करेंगे? 21वीं 21 अमेंडमेंट से 15वीं कौन सी? सिंधी। ठीक है। अब देखो सिंधी कहां से आए? अरे सिंध पाकिस्तान से। ठीक है, तो 21 अमेंडमेंट से सिंधी, 71 से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और दोनों को जोड़ दो तो 92। और यहाँ भी ये 92 में आया, तो 92 अमेंडमेंट 2003। अब देखो थोड़ा ध्यान रखना, 92 अमेंडमेंट 2003 से 4 जोड़ी गई। तो ऐसा नहीं करना यहाँ 3 लैंग्वेज यहाँ 4 कर दो। तो चार भाषाएं 2003 में, ये 2004 भी ऑप्शन आता है कि बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषाएं कब जोड़ी गई। तो 2001, 2, 3, 4 ऐसी चलती है कहानी। तो क्या याद रखना है? 2003 में था, 4 में नहीं था। तो ये आपका हिंदी के पेपर में भी बहुत बार पूछा गया, सिंधी को किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया? 21 अमेंडमेंट से। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को किससे जोड़ा गया? 71 अमेंडमेंट 1992 से। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया? तो 92 अमेंडमेंट 2003 से। अब थोड़ा समझ लो कि ये कहाँ बोली जाती होंगी? डोंगरी। ठीक है, तो डोंगरी जो बोली जाती है ना बेटा, ये JNK में, यानी जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। बोडो तो आप समझते ही हैं, बोडोलैंड की मांग हो रही है, खूब विद्रोह होते रहते हैं, तो बोडो असम में। मैथिली, मिथिला, बिहार। और संथाली, संथाल परगना कहाँ का है? ये है JH, झारखंड का। तो बोडो कहाँ? असम में। डोंगरी कहाँ? जम्मू कश्मीर। मैथिली कहाँ? और याद ना आए, मिथिला। मिथिला से कौन था? सीता माता। कहाँ की है? बिहार की कहानी है। संथाली, संथाल परगना, संथाल विद्रोह हुआ है। हाँ, अब बताओ किसको पता है? संथाल रिवॉल्ट। यस, प्लीज बताइए। संथाल रिवॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जनजाति विद्रोह बहुत आते हैं एग्जाम में। संथाल विद्रोह कब हुआ? किसी को भी पता हो? बोलिए। क्या? अरे तुक्का मारो, माइनस मार्किंग है नहीं PSC में, लगाओ तुक्का, ऐसे समझ लो। कब हुआ? नहीं, 1759 में क्या हुआ? तो ये हुआ नील विद्रोह। चलो आप बोलते जाओ, फिर हम बताते आएंगे। हाँ गलत है ना? क्या? नील विद्रोह तो 1759 तो नहीं है। हाँ ठीक। तो 1850, एक और पूछना था ना क्वेश्चन इसलिए। 1859 में नील विद्रोह हुआ। चलो अब बोलो आगे। आप बहुत पास हो, मैं पता है, आपको याद है, लेकिन आप बता नहीं पाओगे। वेरी गुड, बोल ही दिया, लड़की ने बता नहीं पाओगे तो। 1855। चलो ठीक है। तो संथाल परगनाएं वर्तमान में झारखंड में है। सिद्धू कानू ने, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संथाल विद्रोह के लीडर कौन थे? सिद्धू कानू। हाँ अब देखो, आप बताएंगे कौन कौन। चांद भैरव, वेरी गुड। तो सिद्धू कानू, चांद भैरव जो चार भाई थे, इन्होंने संथाल विद्रोह किया था। जब UPSC ने इससे टफ क्वेश्चन पूछा था ना, पूछा था कौन नहीं था इसमें, तो भाइयों के नाम और याद रखे पहले तो इंसान। सिद्धू कानू तो वो कनेक्ट होते हैं, सिद्धू कानू, लेकिन चांद भैरव नहीं कनेक्ट होते हैं। चलो हो गया यहाँ तक। तो ये हो गई हमारी शेड्यूल 8। अब इसके बाद बची क्या है? 9, 10,
11, 12, यही चार बची। तो अब आप बताओ मुझे, अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली अनुसूची जो जोड़ी गई, तो 8 तो ओरिजिनली थी, तो पहली कौन सी जोड़ी गई? 9। तो कुछ नहीं, बहुत सरल सा है, पहली जो है वो पहले से जोड़ दी गई, मतलब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। अब याद कैसे रखोगे? तो देखो भैया, आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, ये तो हम बचपन से 26 जनवरी अमर रहे, रिपब्लिक डे, ये सब मनाते रहते हो आप लोग। तो भैया 50 में तो संविधान बना, अब थोड़े दिन तो इंतजार करेंगे कि अभी संशोधन नहीं करते हैं, तो उसके अगले साल हमने क्या कर दिया, 51 में पहला संशोधन कर दिया। तो ये डायरेक्ट एक तो पूछा जाता है, किसने कर दिया ये ऐसा, क्या सेलेक्ट कर दिया ये, हटा, अरे छोड़ो यार, करें अपन अपना काम। यहाँ इसी पे, वाह, बोर्ड में देखो कितने विद्वान है बच्चे। तो 9 शेड्यूल जो था पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया 1950। लो, अब ये और बता दो, आ जाओ, कौन है ये? लो, 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 हाँ चलेगा चलेगा। 9th शेड्यूल जो है वो पहले संविधान संशोधन से हुआ, और इसमें क्या किया गया बेटा, तो भूमि सुधार, किसकी बात की गई है? लैंड रिफॉर्म की। किसकी? लैंड रिफॉर्म की बात की गई है। तो कुछ नहीं, बहुत सरल सा है। 9वीं अनुसूची कैसी है जुड़ने वाली? पहली, तो पहली को पहले से जोड़ दो बस। तो पहली पहले संविधान संशोधन से 1951 में। अब 10वीं जो है वो जुड़ने वाली कैसी होगी? दूसरी होगी ना, तो सेकंड होगी, तो इसे 52nd से जोड़ दो। 11th जो होगी वो कैसी होगी जुड़ने वाली? तीसरी, तो इसे 73 से जोड़ दो। और 12वीं जो होगी वो किससी होगी? अरे चौथी है ना जुड़ने वाली, तो चौथी को 74 से जोड़ दो। करेक्ट करो, ये सब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पहले तो सीएए है, संविधान संशोधन अधिनियम। मतलब पहली अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई 1951 में। दूसरी अनुसूची जो जोड़ी गई यानी कि 10th शेड्यूल हो गई, 9th तो हो चुकी थी, तो 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट से जोड़ी गई, और ये जोड़ी गई 1985 में। और यही कहलाती है बेटा एंटी डिफेक्शन या दल बदल। ये एकदम मतलब अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन कि एंटी डिफेक्शन या दल बदल किस शेड्यूल में है, 10 में। तो देखो ऐसे ना लो, 10 का दम, किसका दम? 10 का दम, जिसमें होगा दम वही कर पाएगा दल बदल, हर किसी के बस की नहीं, नहीं तो यहाँ की सीट भी चली जाए। अब आप एग्जाम्पल नहीं लूंगा किसी का नाम, आप जानते हो कितने सारे एग्जाम्पल हैं दल बदल के। मध्य प्रदेश में सरकारें गिर जाती हैं दल बदल में तो, ठीक है, मध्य प्रदेश क्या बहुत सारे राज्यों में ये चीज। ठीक, तो 10 का दम, और देखो कैसे याद रखोगे, 5 2 जा 10, टनाटन। तो ऐसे याद रख लो 52nd, तो कैसे भी याद कर लो 10 का दम। तो 1985 में स्वर्गीय राजीव गांधी के समय ये दल बदल संशोधन अधिनियम आया था। ठीक है, और बेसिकली उस समय एक केस था, आया राम गया राम। सुबह शाम दोपहर में 3 बार पार्टी बदल ली पहलवान ने, सुबह अलग, दोपहर में दूसरी, खाना वाना खा के शाम को तीसरी पार्टी में। तो ये थे आया राम गया राम केस। तो आया राम गया राम केस से क्या आया था? दल बदल या एंटी डिफेक्शन आया था। एक यूपीएससी ने पूछा था कि हो तो होलोहान, बोलो नाम लो, के हो तो होलोहान केस। तो आया राम गया राम केस तो आसान है, आए राम गए राम। और क्योतो होलोहान केस जो था ये आपके एंटी डिफेक्शन या दल बदल से संबंधित है, कि अगर कोई आसानी से मंत्री बनने के लिए सरकार को बनाए और गिराए नहीं, तो इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, जो कि 52nd अमेंडमेंट 1985 से जोड़ा गया शेड्यूल 10 के अंतर्गत। क्लियर है? चलो, इसके बाद देखते हैं 11th शेड्यूल। तो 11th शेड्यूल अभी हमने थोड़ी देर पहले ही क्या बात की थी,
तो पंचायत जो है बेटा 11 शेड्यूल जो है वो पंचायत से संबंधित है। और इसके लिए कौन सा संशोधन, देखो अब कुछ नहीं, 2 तो दूसरी जुड़ गई, 3 तो तीसरी जुड़ गई, 4, अच्छा ऐसे नहीं करना, नहीं तो 51 61 ऐसे कर दो, बोले 52 63 73, ऐसे नहीं करना, 73वें संशोधन से आहा, तो 73rd अमेंडमेंट से पंचायत जोड़ी गई बेटा। यहाँ पर पंचायतों के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, तो पंचायत की पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की जाती है 11 शेड्यूल में। और इन पावर, फंक्शन और के अंतर्गत यहाँ पर कितने सब्जेक्ट, तो 29 सब्जेक्ट जो हैं पंचायतों, ये पूछा जाता है कि 11 शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट की बात की जाती है, तो पंचायत 29 विषयों पे कानून बना सकती है। बैक प्लेस में जाओ, संघ सरकार के पास कितने विषय थे, 97 थे, अब कितने हैं, 100 हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पंचायत के पास कितने सब्जेक्ट या मैटर हैं, 29। अब ये किसके लिए है, तो नगर पालिका यानी म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये जो नगर पालिका है ये 18 सब्जेक्ट या मैटर पर कानून बना सकती है। तो 74 अमेंडमेंट से क्या किया गया, अच्छा ये ईयर लिखना मैं भूल गया, तो दोनों ही 1993 के नहीं है, एक्ट 2 का है, लागू 3 में होंगे। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अब बैक में जाओ, हमने और कौन सा संशोधन बताया था 1992 में, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, मतलब 71 भी उसी समय हो गया, 72 भी उसी समय हो गया, क्योंकि 2 तो वैसे ही आ जाएगा। अब भाई जब ये 92 में है, 2 हमें पढ़ना नहीं होता, लेकिन अगर कभी पूछ ले, मान लो, देखो पता है कैसे बच्चे को गुमराह करते हैं, बोले 72वां संशोधन कब हुआ था, अब वो किसी काम का नहीं है सच। लेकिन अगर आप लॉजिकली अच्छे हो, कि अगर आपको पता है कि 71 92 में है और 73 और 74 92 में, तो भैया बीच वाला कहाँ जाएगा, अलोप थोड़ी हो जाएगा कि पाताल में चला जाए, वो भी 1992 में ही रहेगा। तो उस तरीके से भी बहुत सारी चीज़ों को हम इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो जाती हैं आपकी 12th शेड्यूल, 12 अनुसूचियां कंप्लीट। तो शेड्यूल 1, ठीक है, राज्य और संघराज्य क्षेत्र, तो स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी हैं। शेड्यूल 2, वेतन भत्ते हैं, लेकिन किसका छोड़कर, वाइस प्रेसिडेंट का। शेड्यूल 3, शपथ है, लेकिन किसकी छोड़कर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर। शेड्यूल 4, सीट, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। शेड्यूल 5, ठीक है, तो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन नियंत्रण। शेड्यूल 6, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। शेड्यूल 7, संघ, राज्य और समवर्ती सूची, यानी केंद्र राज्यों के भी शक्तियों का विभाजन। शेड्यूल 8, लैंग्वेज, ओरिजिनली 14, वर्तमान में 21 भी कब जोड़ी गई, 21 भी, क्वेश्चन सुनना इसलिए मैंने पूछा ऐसे, 21वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 21, अरे यार 21वीं भाषा कब जोड़ी गई, हाँ मतलब गड़बड़ नहीं करना, ये नहीं कहना कि हमने 15वीं नहीं बोली, 21वीं बोली है। तो 19 20 21 22 चारों किससे जोड़ी गई, 92 अमेंडमेंट 2003 से। सिंधी कब जोड़ी गई, 21 अमेंडमेंट 1967 से। नेपाली मणिपुरी कोंकणी 71 अमेंडमेंट 1992 से। ठीक, तो ये हो गया 8th। 8th के बाद में हम आए 9th पे। तो 9th जो है वो क्या है, लैंड रिफॉर्म की बात करता है, भूमि सुधार की। बहुत सारे प्रोविजन है, इतना बड़ा शेड्यूल है शेड्यूल 9 की, आप अगर इसे पढ़ेंगे तो हो सकता है एक साल आप शेड्यूल 9 पढ़ते रहें। हाँ सीरियसली बोल रहे हैं, क्योंकि जो कुछ तब से लेके अब तक हुआ वो सब शेड्यूल 9 में है। पहले इसमें ये कहा गया था कि शेड्यूल 9 में जो भी डाल दिया गया उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, न्यायिक पुनरावलोकन, लेकिन बाद में इसमें चेंज कर दिया गया कि उनका भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन आगे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि क्या होता है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, फिर हो गए हम आगे, यहाँ तक आ गए, कहाँ पहुंचे, 9।
10 तो टनाटन है, दल बदल, पिला दो चाय यार, चाय में क्या बुराई है। तो दल बदल, तो डिफेक्शन की बात करते हैं, तो जिसमें होगा दम वही करेगा दल बदल। तो 52nd अमेंडमेंट 1985 के माध्यम से श्री कौन थे प्रधानमंत्री, राजीव गांधी के समय इसको लागू किया गया था। 10 हो गया। 11 पंचायत, 73rd अमेंडमेंट 1992 से। अच्छा ये देखो कंफ्यूज कैसे होते हैं लोग, 1993 क्यों याद आता है, क्योंकि बेटा 24 अप्रैल 1993 को ना पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया, और इसी 24 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं, पंचायती राज डे, पंचायती राज दिवस। तो इसलिए लोग, क्योंकि लागू इस समय हुआ, तो लोगों को इसलिए 93, आपको कई किताबों में लिखा मिल जाएगा 73 अमेंडमेंट 1993। तो अब ये देख लेना कि अगर ये पूछें कि एक्ट या अधिनियम कब का है, तो 1992 का, लेकिन एनफोर्समेंट या लागू होना कब है, तो 1993। अब 2 हो ही नहीं, ऑप्शन में 3 है, तो जिंदाबाद। ऐसे नहीं बोले सर अब तो 2 मिल ही नहीं रहा, हम क्या करें, तो वो फिर उसको लगा देंगे। ऐसी 74 अमेंडमेंट से 12 शेड्यूल और नगर पालिकाओं की बात करते हैं, और यहाँ पर 18 सब्जेक्ट की बात करते हैं, और 1992 का ये भी एक्ट था। ये हो गए आपके शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा जल्दी से मैं आपको पीडीएफ दिखा दूं, जिससे आपको शांति मिल जाए कि यहाँ लिखा हुआ सब है। अरे लिखा नहीं होता है ना, तो ऐसा लगता है ना मन में कि अब सर ने पढ़ने नहीं दिया हमें। आप लोगों ने तो लिख लिया होगा, लिख लिया ना? नहीं लिखा? देखिए भाई, तो शेड्यूल या स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहले में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं, सेकंड में हम ये जो कह रहे थे ना आपसे पार्ट ए बी सी डी, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहला सेकंड शेड्यूल में पार्ट ए जो है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर की सैलरी की बात करता है। इसका पार्ट बी रिपील निरसित हो चुका है। पार्ट सी जो है, अब देखो, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इसके अलावा चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, फिर विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इन सब की बात करता है। पार्ट डी जजेस की बात करता है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हैं उनकी सैलरी की बात करता है। और पार्ट ई जो है वो जी CAG तो पार्ट ए बी सी डी ई, सेकेंड शेड्यूल कितने पार्ट्स में है, 5 में। तो पहले में प्रेसिडेंट गवर्नर, सेकंड रिपील, थर्ड में अध्यक्ष और अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति, फोर्थ पार्ट क्या डी, तो डी जज डिसीजन देते हैं ना, तो डी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज, और ई जब कुछ नहीं बचता तो CAG, ठीक है, AG आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। फिर इसके बाद थर्ड शेड्यूल, तो ओथ एंड अफर्मेशन थी, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, शेड्यूल 5। शेड्यूल 6 अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण की बात करते हैं। अब ये पार्ट ABCD में डिवाइड है ये। शेड्यूल 7 में 6 में वही असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। शेड्यूल 7 में 3 सूचियाँ हैं, यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। और शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेज हैं, 14 3 22 हैं। शेड्यूल 9, ठीक है, लैंड रिफॉर्म। 10 दल बदल। 11 पंचायत, पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। और 12 जो है वो पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनसिपैलिटीज या नगर पालिकाओं की बात करता है। तो ये थे आपके शेड्यूल, ठीक है। क्वेश्चन देख लें थोड़े से, थक गए? हाँ बोलना नहीं है थक गए, वेरी गुड। वैसे ही आप लोग कर रहे हो, लिखवाया है नहीं हमने आपको, बैठे तो हो आप बस, ऐसा क्या किया जो हम थक गए? अरे चाय नहीं देखी हमारी और? चलो बताओ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, पहली बात जो हमने बोली थी वही है, पढ़ो। यदि भारतीय संघ का एक नया राज्य बनाना जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन होगा? पहले में, क्योंकि स्टेट और यूनियन टेरिटरी किस में। चलो दूसरा पढ़ो। फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, चौथी किससे करती है? राज्य परिषद या राज्यसभा में सीटों का
आवंटन। आर्थिक नियोजन किसका विषय होगा? प्लानिंग, समवर्ती सूची का। चलो भूमि सुधार, अरे यार दल बदल क्यों कर रहे हो? भूमि सुधार हमने सीधा बोला था, लैंड रिफॉर्म 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? अभी बोला था ना परिवार नियोजन, तो जनसंख्या नियंत्रण नहीं है, परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग सीधे आने चाहिए, नहीं तो आप 4 ऑप्शन पढ़ोगे तो गलत ही कर दोगे, क्योंकि ऑप्शन अच्छे दिए होते हैं, तो इसलिए स्ट्रेट बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल समवर्ती सूची का विषय। पुलिस था क्या? पुलिस मापुसे राज्य की थी। आपराधिक मामले, रेडियो टेलीविजन और विदेशी मामले। अब देखो जो भी क्रिमिनल मैटर्स हैं, अरे तलाक हो रहा था, सिविल मैटर था, विवाह हो रहा था, तो आपराधिक किस में जाएंगे? समवर्ती सूची में। आपराधिक मामले किस में जाएंगे? समवर्ती सूची में। न्याय प्रक्रिया किस में जाएगी? समवर्ती सूची में। दंड प्रक्रिया किस में जाएगी? समवर्ती सूची में। तो ऐसे समझ लो कि लड़ो झगड़ो मरो शादी करो, जो करना है वो सब कहाँ होगा? समवर्ती सूची में। ठीक है, समझ गए? शिक्षा जो शुरू में एक राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, तो अभी वर्तमान में किस में है एजुकेशन? कंकरेंट लिस्ट में। तो ये बेटा 42nd अमेंडमेंट से एजुकेशन को किससे? स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था। उस समय 5 विषय थे जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजे गए थे, तो उनमें एक था शिक्षा, एक था वन, ठीक है, और क्या था? वाह, ठीक, तो वन संरक्षण या वन और वन्य जीवों का संरक्षण, नापतोल मेजरमेंट और दंड प्रक्रिया वगैरह, ठीक है, वन और शिक्षा, तो ये सब आज की डेट में किस में है? कंकरेंट लिस्ट में। दल बदल विरोधी बता दो, 10 का दम, तो 10th शेड्यूल कौन सा उनकी सूची से सही ढंग से मेल नहीं खाता? बता दो भैया। वन संवर्ती है, अच्छा स्टॉक एक्सचेंज होगी संवर्ती? ममता दीदी के यहाँ अगर स्टॉक एक्सचेंज खोल दिया तो बंद कर देंगी जाके, बोले आज नहीं खोल रहे हम, जाओ। तो किसका होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज? अरे संघ सूची का है। अरे बीएसई एनएसई किसके हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, मोदी सरकार के हैं। अभी देखो बजट आने वाला है, अभी कल 2-3 दिन से बाजार खूब गिर रहा है, लाख लाख करोड़ रुपया डूब रहे हैं लोगों के, मतलब ऐसे बोलते हैं 15 लाख करोड़ गए, मतलब ऐसे अकाउंट में पैसा दिखता है आपको, आपके जैसे आपके पास किसी का शेयर है, कोई करता है शेयरिंग? हाँ, ऐसे दिखते हैं। शाम को 3:30 बजे आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हो इससे अच्छा हम बेच देते सुबह, मतलब वो कंडीशन है। तो ये सब स्टॉक एक्सचेंज किसके? डाकघर किसका? सही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य किसका? याद रखना, स्वास्थ्य हेल्थ राज्य का है, पुलिस राज्य की है, लेकिन दिल्ली पुलिस केंद्र की है। जनगणना, परिवार नियोजन समवर्ती, अभी कहा था ना जनसंख्या स्थिर कराएंगे, परिवार नियोजन अपनाएंगे, फैमिली प्लानिंग, ये सब किसके हैं? वन किसका है? शिक्षा किसका है? बहुत बढ़िया। बताओ कौन सा 7वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ऐसे ही सोच लो आप, बैंकिंग, बीमा, जनगणना, गैस, गैस को नहीं रखा गया। देखो आज भी देखो आप, जीएसटी किस पे नहीं लग रही? डीजल पेट्रोल जीएसटी से बिल्कुल अलग है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, पूछ लेते हैं कभी कोई इंटरव्यू में, डीजल पेट्रोल पे राज्य सरकार बोलती नहीं नहीं जीएसटी में नहीं लाओ, तो दुनिया भर की चीजें जीएसटी में है। हम खाना खाने बैठो और जीएसटी पकड़ा देते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी सब दे देते हैं ये, लेकिन आज भी डीजल पेट्रोल किसके हाथ में है? आज भी इन पर जीएसटी नहीं लगती, क्योंकि जीएसटी लगेगी तो टैक्स कम हो जाएगा और राज्य सरकार की इनकम कम हो जाएगी। गैस भी उसी सिस्टम का हिस्सा है, इसीलिए इन्हें क्या होता है कि किस में शामिल नहीं किया जा रहा है? तो संघ सूची में शामिल। 10वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? आप बताओ 10वीं किससे? दल बदल। राज्य सूची में कौन है बताओ? अच्छा आप लोग इस पुलिस से बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, एक है पुलिस राज्य का है, एक है रेलवे पुलिस। बताओ जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन समझना अच्छे से, पुलिस ना 2 तरीके की पुलिस होती है, अगर आपने देखा हो, कभी देखा रेलवे में 2 तरीके की पुलिस काम करती है? कौन कौन सी?
आरपीएफ एक और होती है। हाँ देखो, आप अपन ऑप्शन काटते हैं। शिक्षा, समवर्ती सूची। बिजली, समवर्ती सूची। वन, समवर्ती सूची। रेलवे पुलिस, राज्य सूची। ध्यान रखना अच्छे से। रेलवे स्टेशन के बाहर एक थाना बना होता है, रेलवे स्टेशन के आसपास जितने कांड होते हैं वो पकड़ते हैं, और रेलवे स्टेशन के अंदर अगर आप गए तो दूसरा सिस्टम काम करता है। तो इसलिए थोड़ा सा बचना। भारतीय संविधान में संघ सूची में शामिल नहीं है, क्या नहीं होगा? कृषि किसकी होगी? भूमि किसकी थी? राज्य की थी। लैंड राज्य की थी। टैक्स किसका था? लैंड रेवेन्यू राज्य का था। तो फसल किसको उगाएंगे? हवा में? अरे भूमि पे ही उगाओगे ना, तो किसकी होगी? देखो लॉजिक समझो आप, रट नहीं। मैंने कहा ना बहुत है, 215 के आसपास विषय होते हैं, कितना याद करोगे? कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची 3 में है? तो देखो अब समवर्ती सूची तीसरी होती है, संघ राज्य समवर्ती। दंड प्रक्रिया, पहले तो पुलिस किसकी? राज्य की। तो जेल किसकी? राज्य की। सार्वजनिक व्यवस्था किसकी? राज्य की। तो बचा क्या? मैंने क्या कहा था? दंड, दंड प्रक्रिया, शादी, तलाक, अपराध, सब किसके? चलो बढ़िया। पंचायती राज किसका? पंचायत किसकी थी? राज्य की। बढ़िया। कर और शुल्क लगाने का सरकार का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में प्रदान किया गया? तो किसमें था? टैक्स, यानी साथ में ही है सब विषय, इसमें साथ में है। तो विवाह, तलाक, दत्तक, संग्रहण किसके अंतर्गत? 7वीं अनुसूची में। किसमें होंगे? समवर्ती सूची में। अब देखो अच्छे से है ना, विवाह, तलाक, दत्तक, संग्रहण समझते हैं ना? अडॉप्शन कर रहे हैं। हाँ तो सब, जब शादी करोगे या तो बच्चा हो जाएगा या तलाक हो जाएगा, या लड़ोगे तो दंड प्रक्रिया होगी तो न्यायालय जाओगे, तो ये सब किस में जाएंगे? समवर्ती सूची में। भूमि सुधार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार, भूमि राज्य की है तो सुधार कौन करेगा? मोदी जी। कौन सा राज्य सूची का है? रेलवे पुलिस, निगम कर नहीं। अच्छा हाँ, ये बहुत कंफ्यूज होते हैं, लोगों को लगता है ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। निगम कर ये बेटा कॉरपोरेशन टैक्स है। जानते हो किस पे लगता है निगम कर? भोपाल नगर निगम पे जो लगे वो निगम कर। ऐसा तो नहीं है? अच्छा सोचते तो यही होंगे, सच्ची बताओ कितने लोग यही मानते हैं। ये निगम कर कॉरपोरेट घरानों पे लगता है, अदानी अंबानी। ये जो कॉरपोरेट वर्ल्ड जो टैक्स देता है वो होता है कॉरपोरेट टैक्स या कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है, समझ गए पहली चीज तो ये अब अच्छा, अंबानी का टैक्स राज्य को दे देंगे मोदी जी, तो उनके पास क्या बचेगा? ठीक है, तो रेलवे पुलिस तो आपको पता ही है। जनगणना किसकी थी? ठीक है, समझ में आ रही ना? निगम तो समझ में आ गया। आर्थिक सामाजिक नियोजन किसका है? समवर्ती सूची का, क्योंकि प्लानिंग। अच्छा प्लानिंग हमने किस देश से प्रेरित होके लिए? प्लानिंग हमने यूएसएसआर, उस समय यूएसएसआर होता था, अब वो रशिया है। तो हमने योजनाएं जो ली है ना, वो किससे ली है? पंचवर्षीय योजनाएं या प्लानिंग। अनुसूची 6 के प्रावधान में किस राज्य पर लागू नहीं होते? तो 6 बताओ किस में नहीं होंगे? अब कौन कौन से थे? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम था, क्या नहीं है? किस अनुसूची में कई राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का विशेष प्रावधान है? अब बताओ। अनुसूची 5 में था, 5 प्रशासन, जबकि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का 6 में था। बता दो छठी अनुसूची में क्या क्या है? अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा, राज्यों के बीच सीमाएं, पंचायत तो है नहीं, सीमावर्ती राज्यों का हित है नहीं, तो किनका है? शेड्यूल ट्राइब। छठी अनुसूची में किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो आप जानते हो, अब ऐसे ही देख लो, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, कुछ नहीं है। 11th शेड्यूल किससे संबंधित है? 11th पंचायत से थी। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 243 आर्टिकल में है। सम्मिलित कर लो भैया, 7th 8th 9th 10th बता दो जल्दी से। 7th विधायी शक्तियों का विवरण, क्योंकि पावर्स हो रही थी ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर 7th में। 8th में लैंग्वेज, 9th में, हाँ 9th में पंचायत, 11th थी पंचायत। तो कुछ अधिनियमों का वैधीकरण, भाई लीगलाइजेशन हो रहा था ना कुछ कुछ कानून। जैसे अगर आपसे बोले कि भाई आपने क्या था यार, एक मिनट, जमींदार जो होते थे, जमींदारी व्यवस्था को हटाया, इनसे जमीन ली, उसे लीगल कराया, ये सब किस में हो रहा है? 9th में ही हो रहा है।
लैंड रिफॉर्म है ना। अब क्या बचा, 10th तो दल बदल है। चलो हो गया, बस कंप्लीट होने को है, एक आध क्वेश्चन और होगा, बताओ जल्दी से। 4 6 8 9 ऐसी बता दो। 4 काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य परिषद राज्यसभा। 6 जनजातीय क्षेत्र। 8 भाषा। 9 वाह, संघ राज्य संवर्ती और अवशिष्ट सूची को मिलान करो। चलो संघ सूची का विषय बताओ। संघ में हम जनगणना करेंगे, संघ संघ करेंगे जनगणना। राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। संवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण। अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट मतलब होती है रेजिडुअरी लिस्ट। अवशिष्ट सूची, तो बेटा ऐसे सब्जेक्ट जो संघ राज्य और संवर्ती सूची में नहीं होते हैं उनको अवशिष्ट सूची में डाल दिया जाता है और इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। बिफोर इंडिपेंडेंस इस रेजिडरी लिस्ट या रेजिडरी पावर जो थी वो गवर्नर जनरल के पास थी। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। स्वतंत्रता के पूर्व या कॉलोनियल सिस्टम के दौरान औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को था, तो अब केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को मिल गया भाई। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कंप्लीट, बधाई हो। आज का टास्क हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन कर लिए हमने। कुछ पूछना है तो बोल दीजिए जल्दी से, एक बार सुना दो। फर्स्ट में स्टेट और यूनियन। सेकंड वेतन भत्ते। थर्ड किसके वेतन नहीं था, वाइस प्रेसिडेंट। थर्ड किसकी नहीं, इसमें बताओ पार्ट ए बी सी डी ई क्या थे थर्ड के। ए में राष्ट्रपति राज्यपाल। बी निरसित था। सी चेयरमैन। डी जज, डिसीजन देना है ना। ई सीएजी, ठीक है ना, सीएजी। चलो बढ़िया, थर्ड हो गई। फोर्थ सीट। 5 प्रशासन। 6 असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। एएमटीएम नहीं, नाम याद रख लेना, ये तो हम याद कराने के लिए है, पता चले बाद में भूल गए आप। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। 7 सूचियां। 3 संघ राज्य संवर्ती। संघ में 97 थे, 100 है। राज्य में 66 थे, 61 है। और संवर्ती में ठीक है 47 थे, 52 है। चलो 8 लैंग्वेजेस। 71 से 70 बताओ जल्दी। 71 के 21? 21 अमेंडमेंट था, 71 नहीं था, हम तो ऐसे पूछ लेते हैं कभी भी। 21 अमेंडमेंट 1967 में नेपाली जोड़ी गई। 21वीं लैंग्वेज। 21वीं थी, 15वीं। तो बोलो ना, हम तो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक, 16 17 18 नेपाली मणिपुरी कोंकणी। 71 अमेंडमेंट अब था, इससे क्या जोड़ी गई, नेपाली मणिपुरी कोंकणी 1992 में। और इसके बाद 92 अमेंडमेंट से बोडो डोंगरी मैथिली संथाली 2003 में। 9 शेड्यूल पंचायत रिफॉर्म, लीगलाइजेशन, विधि प्रक्रिया, ये सब। 10 दल बदल। 52 अमेंडमेंट 85 राजीव गांधी आयाराम गयाराम क्योतो होलोआन। ठीक है। 11th पंचायत। ठीक है। 12th नगरपालिका। अच्छा एक चीज और, 11th में 11th शेड्यूल में पंचायत है, जबकि 9th पार्ट में पंचायत है। अगर पार्ट की बात करने को ऐसे याद रखना, पी से पार्ट, तो पार्ट पंचायत पार्ट 9 में है, दोनों ऑप्शन आते हैं एग्जाम में। और शेड्यूल 11 में पंचायत पार्ट भाग 9 में है और अनुसूची 11 में है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, अभी पार्ट भी पढ़ेंगे तो बताएंगे ये सारी चीजें, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। 12th हो गया आपका म्यूनसिपैलिटीज, 74 अमेंडमेंट 1992 से, और 18 सब्जेक्ट, और पंचायत में 29 सब्जेक्ट से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। कुछ पूछना तो नहीं है? अब नहीं है दम पूछने की, बंद कर दिया?